हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस उड़ूक परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथ ही ये क्लास पूरी एक हफ्ते के बाद आप सभी के बीच में आ रही है, लेकिन साथ ही बहुत ही ज़बरदस्त यह पेपर आप सभी के बीच में होने वाला है। जैसे 2025 में एमटीएस और हवलदार की शिफ्टों में सवाल पूछे जाएंगे, चाहे साथ ही आप जीके की बात करेंगे, चाहे इंग्लिश की बात करेंगे, चाहे साथ ही रीजनिंग की बात करेंगे, पूरे क्वेश्चन साथ ही आपको बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही मिलने वाला है जो कि आज किस क्लास में करने वाले हैं। तो साथ ही एक हफ्ते बाद क्लास आने का मतलब है कि सारे क्वेश्चनों का हम लोग एनालिसिस कर रहे थे, सारे क्वेश्चन को कलेक्शन कर रहे थे जो हाल में आपका एसएससी एग्ज़ाम कंप्लीट हुए हैं। तो अब यहाँ साथ ही आप सभी के बीच में डेली क्लास आने वाली है, तो तैयार हो जाए साथ ही एक बार फिर से एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए। तो आज साथ ही ओरिजिनल पेपर सेकंड होने वाला है। इससे पहले जो हमने आपको एक हफ्ते पहले क्लास दिया था वो ओरिजिनल पेपर फर्स्ट दिया था सुबह 8 बजे में। तो उसके बाद से यह एक हफ्ते बाद ओरिजिनल पेपर सेकंड होने जा रहा है। इस पेपर के यदि आप साथ ही पूरे 50 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो समझिए आपके पूरे शिफ्टों में यही सब सवाल देखने को मिलने वाला है, जितने भी एमटीएस हवलदार का पेपर 2025 में होने वाला है। तो ये क्लास आपकी तैयारी में भारी पड़ने वाला है और यहाँ से आप अपनी तैयारी देखेंगे। पहले तो साथ ही आपको जीके से ही मालूम होने वाला है कि क्या ऐसा सवाल आएगा। बिल्कुल साथ ही जो क्वेश्चन आज की इस क्लास में करा देंगे सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन 2025 के हर एक शिफ्टों में आने वाले हैं। तो तैयार हो जाए दोस्त एक बार फिर से। तो आज का पहला पेपर आप जरूर हल करिए, वो भी पूरा हल करिएगा। इसमें तो केवल जीके इंग्लिश रीजनिंग का ही क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन कल से जो क्लास आएगी पूरे पेपर का सॉल्यूशन आने वाली है। तो आप जानते हैं कि एमटीएस हवलदार का मेन 2 डिसाइडेड ही सब्जेक्ट होते हैं, एक जीके होता है, एक इंग्लिश होता है। इसी से आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। जीके से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन में से आपको कम से कम इस बार 40+ स्कोर करना पड़ेगा। 36 लाख फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। रीजनिंग मैथ में यदि आपका बेसिक खुला होगा तो आप आराम से पास कर ले जाएंगे, क्योंकि उसको क्वालिफाइंग करना रहता है जो कि सभी स्टूडेंट उसे करके आते हैं। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस पेपर को हल करते देखते हैं लास्ट में हम लोग कितना स्कोर करते हैं। ठीक है, तो एक क्लास सुबह 8 बजे, एक 12 बजे और एक शाम के 6:30 पे क्लास आपके बीच आने वाली है। ठीक है, तो लास्ट में अपना स्कोर जरूर करिएगा। चलिए भाई, पहला ही प्रश्न हल करिए एसएससी के नए पैटर्न पे सवाल। देखिए, कथन आपका ए दे रखा है, 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था और इसका कारण रीजन, श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा को बुजुर्गों और प्रतिक्रियावादी समझते थे। बताइए साथी, क्या सही है? जैसे 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था और इसका कारण क्या है, यानी रीजन क्या है? श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा को बुजुर्गों और प्रतिक्रियावादी समझते थे। क्या ये असर्शन और रीजन ठीक लग रहा है? बताइए दोस्त, क्या असर्शन और रीजन दोनों सही है? तथा जो रीजन है यानी कारण है, ए का सही स्पष्टीकरण है जो आपका कथन दिया है, असर्शन दिया है, क्या असर्शन का सही है रीजन? पहला ऑप्शन की मदद से। दूसरा क्या है कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो ए का सही स्पष्टीकरण है। ये तो भाई दोनों ही ऑप्शन सेम है। ए सही है किंतु आर गलत है। क्या ए सही है? क्या इसमें असर्शन सही है, रीजन गलत है? या ए गलत है किंतु आर सही है? बताइए साथी। 1930 के दशक के आरंभ में जो भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था, क्या कम था साथी? हमारे हिसाब तो साथी बहुत ज़्यादा थे भाई। 1930 के दशक में आरंभ भारतीय राष्ट्रवादी जो लहर में श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था। बिल्कुल नहीं साथी। तो याद रखिए, ए और दोनों सही हैं, यानी जो असर्शन और रीजन है ये दोनों सही हैं, लेकिन जो ए का स्पष्टीकरण सही है ना, आर बिल्कुल ठीक है। आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी साथी श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा को बुजुर्गों और प्रतिक्रियावादी समझते थे। तो इसलिए पहला का ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऐसे ऐसे सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को।
निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। बताइए साथी, नील विद्रोह, संताल विद्रोह, दक्कन दंगे, सिपाही विद्रोह। इस घटना को सही कालानुक्रम पे बताइए। यानी साथी सबसे पहले कौन सा विद्रोह हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद, ऐसा आप सभी को बताना है। जैसे साथी यदि हम बात करेंगे नील विद्रोह, नील विद्रोह कब हुआ था, आपको याद होगा तो 1559 में हुआ था। और संताल विद्रोह कब हुआ था, 1855 में हुआ था। और दक्कन दंगे किस वर्ष में हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1875 में हुआ था। और सिपाही विद्रोह तो आप जानते हैं 1857 में हुआ था। तो सही कालानुक्रम का होगा, सबसे पहले 1855 हो जाएगा, यानी संताल विद्रोह सेकंड नंबर का है तो 2 आ जाएगा। उसके बाद 1855 के बाद 1857 आएगा, तो यानी सिपाही विद्रोह है, तो साथ ही चौथे नंबर पे हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर 1859 में नील विद्रोह, यानी तीसरे के नंबर पे, यानी 1 नंबर आएगा। और लास्ट में कौन बच रहा है साथी, 1875, जो कि सिपाही, 1875 सिपाही विद्रोह, 1875 नहीं, इस दक्कन दंगे, ये आपका लास्ट में 3 आ जाएगा। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, यानी देखिए डी ऑप्शन, यानी सेकंड का डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए नील विद्रोह 1859 में, संताल विद्रोह 1855 में, दक्कन दंगे 1875 में, और सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। तो ये सही कालानुक्रम है, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऐसे सवाल आप सभी से पूछे जाएंगे, पूरा कलेक्शन हो चुका है प्रश्नों का, यहाँ से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। 1 हफ्ते के बाद फिर से क्लास आना स्टार्ट हो चुका है। देखिए भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था, बताइए साथी, भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, तो याद रखिए 1950 में, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है, बताइए कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है, तो याद रखिए अनुच्छेद 129 करता है। ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 को, भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है, बताइए भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है, तो साथ ही याद रखिए छोटे जोत क्षेत्र से संभव नहीं है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 को, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में योजना बनाने के लक्ष्य के रूप में आधुनिकीकरण का उद्देश्य क्या नहीं था, बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में योजना बनाने के लक्ष्य के रूप में आधुनिकीकरण का उद्देश्य क्या नहीं था, तो साथ याद रखिए पश्चिमी जीवन शैली अपनाना नहीं था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 7 को, और साथ ही आगे बढ़ने से आपको कहेंगे आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, आप लोग जरूर से नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो समुद्री समीर बहती है दिन के समय, रात के समय, दोनों समय या मौसमिक समय, बताइए समुद्री समीर कब बहती है, तो याद रखिए दोस्त दिन के समय समुद्री समीर बहती है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को, उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है, बताइए उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है, तो याद रखिए अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को, ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता क्या होती है, घट जाती है, बढ़ जाती है, एक समान रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो साथ ही यदि आप 2025 का एसएससी का कोई एग्जाम उठाकर देखा होगा या 2024 का ही एसएससी एमटीएस का एग्जाम उठा के देख लीजिए, पैटर्न तो साथ ही ऐसा ही मिलने वाला। क्वेश्चनों का पैटर्न की बात कर रहे हैं तो तैयार रहेगा साथ यहाँ से। बताइए ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता क्या होती है, तो दोस्त घट जाती है, यानी डिक्रीज कर जाती है। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को, दक्षिण भारत में पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है, बताइए दक्षिण भारत में पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है, तो याद रखिए नर्मदा नदी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11 को। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध मोहिनीअट्टम नृत्यांगना है? बताइए, प्रसिद्ध मोहिनीअट्टम नृत्यांगना कौन है? तो सुनंदा नायर है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर। सीमा किरमानी, ये तो भरतनाट्यम से संबंधित है। मल्लिका साराभाई, ये तो फेमस भाई, एक तो भरतनाट्यम ये भी, और ये कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश में इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से संबंधित है मल्लिका साराभाई। ये सवाल पूछ देता मल्लिका साराभाई का। शाश्वती सेन किससे संबंधित है? तो ये कथक से है। ठीक है, याद रखिएगा, सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होने वाले। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कॉल करिए। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक झुग्गी बस्तियों में रहने वाली आबादी है? बताइए दोस्त, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक झुग्गी बस्तियों में रहने वाली आबादी है? तो साथ ही याद रखिए महाराष्ट्र राज्य में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13 को। भारत में हरित क्रांति की अवधि के दौरान बाल पोषण केंद्रित योजना एकीकृत बाल विकास योजना ICDS किस वर्ष में शुरू की गई थी? बताइए, भारत में हरित क्रांति की अवधि के दौरान बाल पोषण केंद्रित योजना एकीकृत बाल विकास योजना किस वर्ष में शुरू की गई? तो 1975 में। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। रागमाला निम्नलिखित संगीतकारों में से किसकी आत्मकथा है? बताइए, रागमाला संगीतकारों में से किसकी आत्मकथा है? तो दोस्त याद रखिए रविशंकर की है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15 को। भारतीय महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण किस वर्ष में आयोजित किया गया था? चलिए दोस्त इस सवाल का राइट आंसर बताइए। भारतीय महिला प्रीमियर लीग यानी क्रिकेट का जो पहला संस्करण हुआ था वो किस वर्ष में आयोजित किया गया था? बताइए, इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? WPL जो हुआ था 2023 में स्टार्ट हुआ था दोस्त। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16 को। उत्तर भारतीय वास्तुकला को क्या कहा जाता है? बताइए, उत्तर भारतीय वास्तुकला को क्या कहा जाता है? तो सर जी नागर शैली। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17 को। मालाबार तट भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में स्थित है? बताइए, मालाबार तट भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो याद रखिए केरल में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग किसी जाति या समुदाय के हितों की रक्षा नहीं करता है? बताइए, कौन सा आयोग किसी जाति या समुदाय के हितों की रक्षा नहीं करता है? तो साथ ही याद रखिए भारतीय वित्त आयोग नहीं करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19 को। बिहार में मिथिला क्षेत्र के मछुआरों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? बताइए, बिहार में मिथिला क्षेत्र के मछुआरों द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो साथ ही याद रखिए कमला लोक नृत्य किया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी की फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम कितने प्रतिशत का होगा? चलिए बताइए, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी की फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम कितना प्रतिशत होगा? तो याद रखिए 1.5% होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 21 को। त्रिपुरा की खर्ची पूजा किस महीने मनाई जाती है? जैसे कि आप जानते हैं खर्ची पूजा त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है, 13 देवताओं की पूजा की जाती है। तो यह किस महीने मनाई जाती है त्रिपुरा में? तो साथ ही याद रखिए जुलाई अगस्त के महीने में। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, और लास्ट में अपना स्कोर करेंगे और सारे क्वेश्चनों के एनालिसिस भी करेंगे साथ में। ठीक है, अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22 को। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का पहला मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? बताइए, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो पहला हेडक्वार्टर था वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो साथ ही याद अडयार में किया गया था। ऑप्शन है अडयार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समझ समानता से संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
कानून के समझ समानता से संबंधित है। तो सर ये अनुच्छेद 14 है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आरबीआई के पास रखने के लिए आवश्यक नगद आरक्षित राशि को क्या कहा जाता है? बताइए। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आरबीआई के पास रखने के लिए आवश्यक नगद आरक्षित राशि को क्या कहा जाता है? तो साथ ही याद रखिएगा क्या बोला जाता है? CRR। CRR का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म कैश का, सी का मतलब कैश, आर का मतलब रिजर्व और आर का मतलब रेशियो, यानी कैश रिजर्व्ड, आर का मतलब रेशियो। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। 25 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? अशोक द्वारा महाबोधि मंदिर पूरी तरह से किससे बनाया गया था? चलिए भाई इस सवाल का राइट आंसर बताइए। तो अशोक द्वारा महाबोधि मंदिर पूरी तरह से किससे बनाया गया था? तो सर ये तो ईंटों से बनाया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26 को। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में हुआ था? बताइए। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिए मोहम्मद तुगलक के समय हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। डॉक्टर जयंती कुमारेश एक प्रसिद्ध कौन से वादक है? बताइए। डॉक्टर जयंती कुमारेश एक प्रसिद्ध सरस्वती बीड़ा वादक है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 को। सम्राट अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, क्योंकि आपके पेपर में सम्राट अशोक से एक सवाल पूछा जाएगा, वो भी उनके शिलालेख से सवाल पूछा जाएगा। बताइए सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो याद रखिए शिलालेख 13 में। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। 9वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? यह करंट अफेयर में सवाल आएगा आप सभी से। बताइए 9वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? यानी संस्करण तो 9वां हो जाएगा, जो कि महिला T20 विश्व कप 2024 आयोजित किया गया था UAE में। कहाँ पे साथी? UAE में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30 को। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? चलिए बताइए सवाल का राइट आंसर, फटाफट बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो दोस्त 16.50 है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए इस सवाल का राइट आंसर आप बताइए तो क्या होगा मेरे दोस्त? वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो सर ये तो महाराष्ट्र की है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32 को। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? बताइए कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो याद रखिए कर्नाटक संगीत से संबंधित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 33 को। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटकर 6 किया गया? बताइए किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 किया गया? तो दोस्त याद रखिए 44वां संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34 को। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? बताइए भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो साथी सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 35 को। कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? बताइए कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? इस सवाल का राइट आंसर आप बताइए क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर। तो याद रखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल कॉल करिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36 को। तो यहाँ से अब आप सभी के बीच इंग्लिश के सारे क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश के सारे क्वेश्चन जो करा देंगे भाई, पूरा सवाल आपको ऐसा ही मिलने वाला है, तो काफी हद से तैयार करिएगा। देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्सिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ पे आपको केवल वन वर्ड में बताना है, जैसे डिपार्टिंग और हैविंग, डिपार्टेड फ्रॉम ए कंट्री टू सेटल एल्सवेयर, इसका मतलब बताइए क्या होगा राइट आंसर। डिपार्टिंग और हैविंग डिपार्टेड फ्रॉम ए कंट्री टू सेटल एल्सवेयर, इसका मतलब किसी देश से कहीं और बसने के लिए प्रस्थान करना या प्रस्थान कर जाना, उसको क्या बोलते हैं। जैसे किसी देश से, जैसे आप भारत देश में रहते हैं तो आपको कहीं और बसना है, तो वहाँ के लिए प्रस्थान करना या प्रस्थान आप कर गए हैं, उसके लिए क्या बोलेंगे एक शब्द। जैसे इमिग्रेंट, मतलब कि देश छोड़कर कहीं और बसने वाला, यानी पहला ही ऑप्शन हो जाएगा ग्रुप के हिसाब से। तो और एक्स कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है, बहिष्कृत होने वाला, जो साथी जिसे बहिष्कृत किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, एक्स कम्युनिकेट बोलते हैं। इमिग्रेंट का मतलब बाहर से आना, जो साथी कोई बाहर से अपने देश में आता है उसे क्या बोलते हैं, अप्रवासी जिसे बोलते हैं हम, क्या, अप्रवासी जिसे बोलते हैं, ठीक है। और नेटिव का मतलब मूल निवासी, जो अपने हम मूल निवासी होते हैं, नेटिव। तो इस सवाल का तो पहला इमिग्रेंट, देखिए साथी यहाँ पे इमिग्रेंट है, यहाँ पे इमिग्रेंट है, ध्यान दीजिएगा दोस्त, फर्क है ई और आई से। इमिग्रेंट का मतलब ई से जो स्टार्ट हो जाए वो देश छोड़कर कहीं और बसने वाला बोलते हैं। इमिग्रेंट का मतलब बाहर से आने वाला, अप्रवासी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऑब्लिगेशन, ओवरव्यू, ओपोनेंट, ऑन्टमेंट, कौन सा रॉन्ग है। ऑब्लिगेशन का तो हमें पहला ही स्पेलिंग रॉन्ग दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑब्लिगेशन जो हमारा कर्तव्य होता है, जो हमारी जिम्मेदारी होता है, उसका राइट स्पेलिंग क्या होता है, OBLIGATION। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है साथी कर्तव्य, जो हमारी जिम्मेदारी होता है। ओवरव्यू मतलब हम किसी का समीक्षा कर लेते हैं, है ना साथी, किसी चीज का हम क्या कर लेते हैं भाई, समीक्षा कर लेते हैं। अपोनेंट मतलब क्या होता है, मरहम जिसे आप बोलते हैं, या प्रतिद्वंदी बोल सकते हैं। ओके, ध्यान देंगे। तो इस सवाल का तो पहला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। बताइए इस सेंटेंस में कौन सा एरर दिखाई दे रहा है आपको। सी परफॉर्म्ड बैड इन द एग्जाम, मतलब क्या होगा, सी वह मतलब एग्जाम में उसका खराब परफॉर्मेंस हुआ है, इस बार उसका एग्जाम अच्छा नहीं गया, लेकिन आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। बताइए, तो साथी ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे क्या है, परफॉर्म्ड है, परफॉर्म्ड क्या है, यहाँ पे जो परफॉर्म्ड है ये क्रिया के साथ, भाई बैड तो नहीं आना चाहिए, बैडली क्रिया विशेषण का प्रयोग होना चाहिए। याद रखिए दोस्त, जब भी परफॉर्म्ड है क्रिया, उसके साथ हमेशा क्रिया विशेषण का प्रयोग होता है, क्योंकि साथी यह क्रिया का वर्णन करता है। क्या साथी, यह वर्ब का वर्णन करता है। याद रखिए, बैड क्या है यहाँ पे, बैड एक साथी एडजेक्टिव यानी विशेषण है, जो कि परफॉर्म के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ पे सही क्या होना चाहिए, बैडली बिल्कुल ठीक होना चाहिए। परफॉर्म के साथ क्रिया विशेषण यानी क्रिया के साथ क्रिया विशेषण का प्रयोग होना चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पे राइट क्या होगा, करेक्ट क्या होगा, बैडली होगा। तो डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए साथी, क्वेश्चन नंबर 39 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फेटिड का एंटोनिम बताइए। जैसे फेटिड का मतलब क्या, बदबूदार जिसे बोलते हैं, क्या, बदबूदार, ठीक है, बदबूदार। और आप जिसे दुर्गंधित बोलते हैं, फ्रेग्रेंट मतलब सुगंधित। फ्रेग्रेंट का मतलब क्या होता है साथी, सुगंधित होता है। फैटिग्यूड का मतलब क्या होता है, थका हुआ होता है। फैटिग्यूड का मतलब होता है साथी थका हुआ, ठीक है। और फॉल्स का मतलब गलत, फॉल्स का मतलब गलत। फटल का मतलब धावक, फटल का मतलब होता है धावक। तो यहाँ पे देखिए एंटोनिम यानी जस्ट उल्टा, जैसे फेटिड का मतलब बदबूदार, सुगंधित, क्या बदबूदार, दुर्गंधित, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा साथी, सुगंधित हो जाएगा। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा भाई। फेटिड का एंटोनिम फ्रेग्रेंट हो जाएगा,
ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। आई हैव अ वॉग मेमोरी ऑफ मीटिंग हर मेनी ईयर्स एगो। बताइए साथी। तो साथी यहाँ पे आप सभी को सिनोनिम्स बताना है केवल वॉक का। इसका मतलब होता है साथी धुंधला या अस्पष्ट। क्या होता है? अस्पष्ट होता है। ठीक है, अस्पष्ट या साथी धुंधला, धुंधला होता है। ठीक है। एविडेंट का मतलब साथी बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट। सिनोनिम्स बताना है यानी समानार्थी शब्द बताना है। पेलुसिड क्या मतलब? बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट। क्या? बिल्कुल स्पष्ट होता है। हैजे का मतलब जो अस्पष्टता दर्शाता है, तो यही हो जाएगा। अस्पष्ट धुंधला मतलब साथी और जो अस्पष्टता को दर्शाता है, सी ऑप्शन। सिंबॉलिक मतलब प्रतीकात्मक। क्या साथी? प्रतीकात्मक होता है मेरे दोस्त। याद रखिएगा इस सवाल का सी ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द टीचर आस्क्ड अस टू आवर एसे फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर्स एरर। यानी शिक्षक ने हमसे हमारे निबंधों में वर्तनी और व्याकरण की त्रुटियों को क्या करने को कहा? रिवाइज करने के लिए बोलेगा। जैसे हमारे टीचर होते हैं तो हमसे क्या बोलते हैं कि आप निबंध में अपनी वर्तनी और व्याकरण की कुछ त्रुटियों को क्या कर लीजिए, रिवाइज करने के लिए बोल देते हैं। यानी हम पुनः जांचने के लिए बोलते हैं कि वो एडवाइस मतलब क्या सुझाव दे देते हैं कि रिकॉग्नाइज करते हैं यानी पहचानने के लिए बोलते हैं, या रिवॉल्व यानी घुमाने के लिए बोलते हैं। क्या कहते हैं? पुनः जांचने के लिए कहते हैं। पुनः आप लोग जांच लिए, यानी शिक्षक ने हमसे हमारे निबंधों में वर्तनी और व्याकरण की त्रुटियों को जांचने के लिए कहा, करने को कहा। यानी इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 42 को। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ ऑफ्टेन ऑडिबली। मतलब अपने आप से अक्सर सुनाई देने वाली आवाज़ में बात करने की क्रिया। यानी आप देखे होंगे कोई अपने आप से ही अक्सर सुनाई देने वाली आवाज़ में बात करता है, उसकी क्रिया को क्या बोलेंगे बताइए साथी। अपने आप से अक्सर सुनाई देने वाली आवाज़ में बात करने की क्रिया को क्या बोलते हैं बताइए साथी। क्या मोनोलॉग बोलेंगे? यानी एक तरफा जो भाषण देता है, जो साथी केवल एक तरफा भाषण देता है, उसे मोनोलॉग बोलते हैं। डायलॉग मतलब संवाद भाई होता है। और सॉलिलॉक्यू मतलब जो खासकर थिएटर में उपयोग होता है। क्या होता है साथी? जो खासकर सॉलिलॉक्यू जो खासकर थिएटर में प्रयोग होता है, तो यही आपका सॉलिलॉक्यू हो जाएगा। सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉलिट्यूड का मतलब होता है साथी अकेलापन। ठीक है, इस सवाल का सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर दीजिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सो का बताइए। सो मतलब दिखाना, खुला हुआ। जैसे कबर का मतलब ढकना, तो इसका उल्टा तो ये हो जाएगा। जैसे सो मतलब हम लोग दिखाते हैं, खुला करते हैं, तो इसका उल्टा क्या होगा? विलोम शब्द है। एंटोनिम हो जाएगा यानी कवर हो जाएगा, ढकना। एग्जिबिट मतलब प्रदर्शित करना। जैसे हमारे स्कूलों में एग्जीबिशन होता था, तो हम अपने घर से क्या बना के थर्माकोल पर कुछ प्रैक्टिकल करके ले जाते थे, तो हमारा मतलब कि एग्जीबिशन जहाँ लगता था वहाँ पे रखा जाता था। प्रिंसिपल सर आते थे, पूछते थे इसके बारे में क्या है, कैसे बनाया, इनके बारे में समीक्षा करते थे। रजिस्टर मतलब दर्ज करना, और डिस्प्ले मतलब दिखाना होता है। इस सवाल का बी ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 44 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। भाई इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम। 10 क्वेश्चन इसी से आप सभी से पूछा जाएगा। बताइए इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? एक्सागरेट मतलब जो जिसे हम कहते हैं क्या? अतिरंजना करना। क्या? अतिरंजना करना। एकोमोडेट का मतलब साथी क्या होता है? एकोमोडेट मतलब समायोजित करना। एकोमोडेट मतलब साथी समायोजित करना। ठीक है। और एक्सबरेंट का मतलब साथी क्या होता है? एक्सबरेंट मतलब उत्साहपूर्ण होता है। उत्साहपूर्ण
और होता पर सर्वरे, लेकिन इसका राइट स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा साथी, क्या होता है PER दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए PER, SER नहीं होता भाई, यहाँ पे R नहीं होता है, केवल होता PR SEVER, यानी साथी PER SEVERE, पर सेबरे होता है। इसका मतलब हो साथी दृढ़ रहना, यानी हम अपने बात पे दृढ़ रहते हैं। ओके ठीक है, तो यही आपका इनकरेक्ट था, सही आपका ये हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45। योर सिबलिंग एक्सीडेंटली ब्रोक योर फेवरेट वेस, विच ऑफ द फॉलोइंग माइट यू अस यूज टू टेल देम नॉट टू वरी अबाउट इट। ये सवाल पूछ दिया 2024 के शिफ्ट में। बताइए साथी, जैसे आपके भाई बहन ने गलती से, जैसे आपके भाई बहन ने गलती से आपका कुछ पसंदीदा चीज़ तोड़ दिया। जैसे आपका कोई चीज़ बहुत पसंदीदा है तो आपके भाई बहन ने उसे गलती से तोड़ा है, प्रेस नहीं तोड़ा है, गलती से तोड़ा है, तो आप उन्हें इस बारे में मतलब कि चिंता न करने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल करेंगे। बताइए दोस्त, यही ये बोल रहा है, जैसे योर सिबलिंग एक्सीडेंटली ब्रोक योर फेवरेट वेस, विच ऑफ द फॉलोइंग माइट यू यूज टू टेल देम नॉट टू वरी अबाउट इट। यानी आपके भाई बहन या आपका कोई भी बिल्कुल मतलब करीबी, आपका कुछ बहुत ही फेवरेट था, बहुत ही अच्छी चीज़ थी, उसको तोड़ दिया, बाई चांस गलती से हो गया, तो आप उन्हें इस बारे में ना बिल्कुल चिंता ही, जैसे हम कहते हैं, जैसे हमारा कोई पसंदीदा चीज़ रहता है और कोई हमारा दोस्त रहता है तोड़ देता है, हम कहते हैं चलो भाई कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसे। तो आप उसके बारे में चिंता ना करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे। बताइए साथी, किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, बिल्कुल साथी यही आपको का हो जाएगा, डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। जैसे सैलो ब्रुक आर्नॉइस, यानी जल स्रोत पर कहावत होता है, जैसे बाइट द बुलेट मतलब साथी कठिनाई सहने के लिए होता है, और यू आर वॉकिंग ऑन एयर इसका मतलब होता है खुश रहने के लिए। तो यहाँ पे डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, यानी साथी जब कोई गलती से हो जाए और उसे लेकर चिंता न करने को कहा जाए, उसे क्या बोलते हैं, डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46 को। ये साथी रीजनिंग का सवाल आ गया। 4 एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 15 से संबंधित है, 15 उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 48 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 7 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताइए साथी, 4 देखिए 15 से संबंधित है और 15 48 से संबंधित, तो आपको 7 का संबंध बताना है। बताइए सॉल्व का परफेक्ट आंसर क्या होगा। पहले साथी हम 4 का 15 का रिलेशन देखेंगे, तो 4 तिहाई 12 प्लस 3 15, ऐसे हो सकता है। 15 48 का 15 तिया 45, 15 तिया 45 प्लस 3, ये हो सकता है। 15 तिया 45 प्लस 3 48, यानी साथी 3 का गुणा कर रहा है प्लस 3 कर दे रहा है, 3 का गुणा कर रहा है और इसी में 3 जोड़ दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे 7 दिया है, 7 गुणे 3, 7 गुणे 3 प्लस 3, यही हमें अप्रोच करना है। 7 3 21, 21 3 24 हो जाएगा, यानी सॉल्व का डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 46 का मेरे दोस्त डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47 को। OD 11 एक निश्चित प्रकार से KH 15 से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार ID 5 EH 9 से संबंधित है। समान तरह का अनुसरण करते हुए LK 3 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताइए, OD जो है OD 11 यह आपका KH 15 से संबंधित है। जब साथी अक्षर और नंबर साथ में दे तो सबसे पहले आपको नंबर पे जाना है। चलिए हल करिए, 1 मिनट का समय है आप सभी के पास। बताइए सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए, तो सर जी 11 से 15, यानी 11 में यदि हम 4 को जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। अब इन अक्षरों का हम नंबरिंग कर देते हैं। O होता है 15, K होता है 11, D होता है 4, H होता है 8, 15 से 11 -4, 4 से 8 प्लस 4, यानी स्टार्टिंग में साथी -4 है और बीच का और लास्ट का +4 प्लस 4 का कोड हुआ है ना साथी। चलिए अगला को भी चेक कर लेते हैं। जैसे ID 5 है, ID 5 इसका रिलेशन क्या है,
EH 9 है, I होता है 9, E होता है 5, D होता है 4, EH होता है 8, 5 से 9 यानी 5 4 9, 4 से 8 ये भी +4, और यहाँ पे देखिए 9 से 5 यानी 9 में हम 4 को माइनस करेंगे तभी तो 5 होगा, यानी -4 +4 +4 है, यही कोड हुआ है। तो पूछा किसका साथी, L के 3 का, L के 3, पहले इसमें +4 करना है, इसमें +4 करना है, 4 3 7 11, देखिए आपका के होता है 11 4 15, 15 पे होता है O7 किस ऑप्शन में, O7 देखिए पहला ऑप्शन, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला आपको हल करने की आवश्यकता नहीं है भाई, राइट होगा, ठीक है। जैसे यल होता है 12, 12 में से आप 4 को घटाएंगे तो 8, 8 पे एच होता है तो एच 7, तो देखिए ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसी प्रकार का डाउट, किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट हो तो बताइए। बिल्कुल नहीं, आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 कॉल करिए। एक निश्चित कूट भाषा में गोल्फ को 1286 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और उल्फ को 6428 के रूप में कूटबद्ध किया था। उस भाषा में डब्ल्यू के लिए कूट क्या है, बताइए साथी। जैसे गोल्फ है GOLF, गोल्फ में 4 अक्षर हैं तो इसके लिए 4 अलग नंबर दिया गया है 1286, और OWOLF उल्फ के लिए भी 4 अक्षर हैं तो 4 अलग नंबर कोड दिया गया है। तो पूछा डब्ल्यू का, देखिए तो डब्ल्यू जब सिंगल पूछेगा तो हम कॉमन चेक करते हैं। देखिए गोल्फ में केवल जी नहीं है और डब्ल्यू नहीं है, लेकिन उल्फ में तो डब्ल्यू है भाई, कॉमन तो मिला नहीं, यानी गोल्फ में डब्ल्यू है ही नहीं, केवल उल्फ में है। इसका मतलब जो भी हमारा आंसर मिलेगा वो इसी उल्फ में मिलेगा, जिसमें डब्ल्यू होगा उसी में हमारा आंसर होगा। तो इसमें जब कॉमन नहीं मिला तो हम दूसरा मेथड क्या लगाते हैं, एलिमिनेशन मेथड का। एलिमिनेशन मेथड किस में लगता है, नंबर में लगता है। देखिए यहाँ से 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 8 इसमें भी है गोल्फ में, और उल्फ में भी 8 है, और साथ ही 6 इसमें भी है, 6 इसमें। तो देखिए उल्फ में 1 नंबर बच रहा है 4, तो डब्ल्यू का यही कोड हो जाएगा। तो देखिए सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे, यानी 48 का सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हमेशा याद रखिए जब साथी डब्ल्यू पूछा, यदि गोल्फ में भी डब्ल्यू रहता और उल्फ में भी डब्ल्यू रहता तो दोनों में कॉमन हो जाता, तो इसका जो कोड हुआ है ना उसमें भी कोई ना कोई नंबर होता है कॉमन मिलता। लेकिन इसमें तो डब्ल्यू केवल एक ही में है, उल्फ में केवल है, गोल्फ में है नहीं। तो दूसरा मेथड इसके लिए क्या लगता है, एलिमिनेशन मेथड, जो हमने इसमें लगाया है। और जिसमें डब्ल्यू होगा उसी में आपका आंसर भी होगा, जो भी अच्छा रहे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कॉल करिए, ये सॉल्व को अभी रहने देते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 50 कॉल करिए। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। चलिए भाई ये सॉल्व का राइट आंसर आप बताइए। यहाँ पर समीकरण दिया है, यहाँ पे 171 आंसर लाना है, यानी साथ ही आपको RHS बराबर LHS करना है, यानी साथ ही आपको ऐसे ना LHS बराबर RHS करना है, यानी 171 बराबर 171 करना है, वो भी ऑप्शन की मदद से। जैसे पहला ऑप्शन है माइनस और गुणा, तो इसी आपको समीकरण में बदलना पड़ेगा। जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे गुणा रखना है, जहाँ पे गुणा होगा वहाँ पे माइनस रखना है। चलिए दोस्त हल किया जाए। देखिए पहला ऑप्शन को हम ले रहे हैं 39 है, 39 के बाद देखिए भाग है, भाग को तो एज इट इज रहने देंगे 3 के बाद देखिए माइनस, तो माइनस को गुणा में बदलेंगे 11 के बाद देखिए प्लस है, प्लस को एज इट इज रहने देते हैं 45 के बाद देखिए गुणा है तो गुणा कीजिएगा माइनस 17। ये हमारा समीकरण बन चुका है प्रश्न के हिसाब से, है ना दोस्त। इसको हल किया जाए बोर्ड में स्क्रीन लगा के, 3 का भाग 39 में देंगे तो 13, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 11 प्लस चलिए 1 सेकेंड, 45 में से 17 को घटाना है, 11 गुणे 13 कितना होगा, 13 10 में 130, 13 कम 13 143, 143 प्लस 45 माइनस 17, है ना साथी। 143 और 45 कितना होगा, 43 86, 86 और 2 88, यानी 188 माइनस 17। 188 में 17 घटाइए, 8 में से 7 घटा 1, 8 में से 1 घटा 7 1, यानी 171 हो जाएगा। यानी देखिए यही तो आंसर हमें लाना था, यानी सती पहला ही ऑप्शन रखने से तो हमारा आंसर मिल गया, यानी यहाँ से 50 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो फाइनली साथी यह ओरिजिनल पेपर सेकंड कंप्लीट हो चुका पूरी 1 हफ्ते के बाद, वही बिल्कुल दमदार तरीके से। अब बताइए साथी आप सभी का टोटल 50 क्वेश्चन से कितना स्कोर रहा,
ईमानदारी के साथ बताइए। तो उम्मीद करूँ दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा, किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं हुआ होगा, है तो साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो उम्मीद करूँ दोस्त आपको हर एक प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। डेली आपको ऐसे ही क्लास आने वाली यहाँ से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, किसी प्रकार का आपको डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछेगा। कोई भी क्वेश्चन आपके मन में एसएससी एमटीएस हवलदार के बारे में है तो जरूर पूछेगा, डाउट लेकर नहीं चलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्त मिलते हैं दोपहर में एक नए क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।